नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में भारत के प्रमुख मेले, पर्व, उत्सव, महोत्सव और त्योहारों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और साथ ही मैं आपको बता दूं कि ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर कहीं भी अवेलेबल नहीं कराई गई है। तो पहली ऐसी वीडियो है जिसमें आपको सभी चीज़ें अच्छे से बताई जाएंगी, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि जब भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएँ तो आप उसका सही उत्तर टिक करके आओ। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इसका मैं 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों का एमसीक्यू टेस्ट भी सॉल्व करवाऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो वो भी आप सॉल्व करिएगा जिससे कि ये टॉपिक अच्छे से कंप्लीट हो सके। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिजोरम के महत्वपूर्ण त्योहारों की, जिसमें पहला है चपचारकूट उत्सव। जो चपचारकूट उत्सव है ये मिजोरम का सबसे बड़ा त्यौहार है और यह हर वर्ष मार्च के महीने में मनाया जाता है। इसकी जो शुरुआत है वो 1450 से 1700 ईस्वी में सुईपुई नामक जगह में होने का अनुमान लगाया जाता है और याद रखिएगा कि 1962 में इस उत्सव को पुनर्जीवित किया गया था। तो ये चीज़ आपको चपचारकूट उत्सव के बारे में याद रखनी है। बाकी मैं आपको ये भी याद करवाऊंगा अगले वीडियो में कि कौन सा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। जैसे चपचारकूट लिखा हुआ है ना, तो चपचार में आपको शब्द मिल जाएगा चार और मिजोरम में आपको शब्द मिल जाएगा रम। तो याद करने के लिए कर लेना है राम। तो राम भगवान कितने भाई थे? चार भाई थे, तो चार फॉर चपचारकूट उत्सव। तो आप ऐसे आसानी से याद रख लोगे कि चपचारकूट उत्सव जो है वो मिजोरम राज्य में मनाया गया था। तो ऐसे मैं आपको ट्रिक से भी याद करवाऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके बाद अगला उत्सव है मीमकूट उत्सव। जो मीमकूट उत्सव है ये मृतकों के लिए आयोजित किया जाता है। दावत देना इसका एक हिस्सा है, परंतु इसमें मस्ती और उल्लास शामिल नहीं होता है। मतलब दावत तो देते हैं लेकिन मस्ती और उल्लास इसमें नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि ये मृतकों के लिए आयोजित किया जाता है। और साथ ही याद रखिएगा कि मीम का अर्थ होता है मक्का या फिर मकई। मकई आपने खाई होगी, तो मीम का अर्थ क्या होता है? मक्का या फिर मकई होता है। और याद रखिएगा कि यह कुकी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मतलब यह कुकी जनजाति का प्रमुख उत्सव है। ठीक है। इसके बाद अगला है पावलकुट उत्सव। और जो पावलकुट उत्सव है यह दिसंबर माह में आयोजित किया जाता है। पावल का जो अर्थ है वो पुआल की कटाई से है। पुआल एक फसल होती है तो उसकी कटाई का यह उत्सव है। और याद रखिएगा कि यह फसल के बाद का उत्सव है, क्योंकि फसल की कटाई हो जाती है तो उसके बाद ये उत्सव मनाया जाता है। अर्थात यह जो उत्सव है यह एक धन्यवाद उत्सव है। भगवान को धन्यवाद किया जाता है फसलों के लिए। तो इसके बारे में आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नागालैंड के महत्वपूर्ण उत्सव व त्योहारों की, जिनमें पहला है हॉर्नबिल उत्सव। जो हॉर्नबिल उत्सव है यह उत्सव 10 दिनों तक मनाया जाता है। और याद रखिएगा कि इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा गया था एसएससी सीजीएल 2020 में कि त्योहारों का त्योहार किस उत्सव को कहते हैं। तो सही जवाब क्या होगा? हॉर्नबिल उत्सव। और याद रखिएगा कि इस उत्सव को 1 से 10 दिसंबर के बीच में मनाया जाता है और इसकी जो शुरुआत है वो सन 2000 में नागालैंड सरकार द्वारा की गई थी। हॉर्नबिल जो है वो एक पक्षी होता है, तो हॉर्नबिल पक्षी जो है वो नागाओं के लिए सबसे अधिक पूजनीय व प्रशंसनीय पक्षी होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर अगला है मोआसू या फिर मोत्सू उत्सव। जो मोआसू या फिर मोत्सू उत्सव है ये नागालैंड के एओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है और यह एक 3 दिवसीय उत्सव है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि जो मोत्सू उत्सव है वो किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो सही जवाब क्या होगा? एओ जनजाति। एसएससी एमटीएस 2022 और 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है। इसके बाद अगला है यामसे उत्सव। जो यामसे उत्सव है इसे पोखरी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मतलब जो नागालैंड की पोखरी जनजाति है उसके द्वारा यामसे उत्सव मनाया जाता है। और याद रखिएगा कि इसे हर वर्ष 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और ये फसल के पूर्व का उत्सव है। मतलब फसल बोने के पहले इस उत्सव को मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगला है सेक्रेनेई या फिर सेक्रेनी उत्सव। यह उत्सव जो है ये अंगामी नागाओं का एक वार्षिक उत्सव है। ठीक है। मतलब अंगामी नागाओं द्वारा वर्ष में एक बार इस उत्सव को मनाया जाता है।
और याद रखिएगा कि ये पिछले सभी पापों को धोने के लिए मनाया जाने वाला एक शुद्धिकरण उत्सव है। मतलब जो पिछले सभी पाप हैं वर्ष भर के, उनको शुद्धिकरण करने के लिए इस उत्सव को मनाया जाता है और आमतौर पर इसे 25 फरवरी को मनाया जाता है और यह 10 दिवसीय उत्सव है। तो नागालैंड के इन सभी उत्सव के बारे में आपको ये सभी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पंजाब के महत्वपूर्ण उत्सव की, जिसमें पहला है लोहड़ी। लोहड़ी जो है ये पंजाब के प्रसिद्ध त्योहारों में से एक है और यह हर वर्ष 13 जनवरी को मनाया जाता है। और इसमें बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे पड़ोस में जाकर उपहार के लिए कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको लोहड़ी के बारे में याद रखना है। फिर अगला है गुरु पर्व। जो गुरु पर्व है इसे गुरु नानक जी के प्रकाश पर्व के रूप में जाना जाता है। और याद रखिएगा कि पहले सिख गुरु जो कि गुरु नानक देव थे, यह उनका जन्म उत्सव है। यानी जन्म उत्सव के तौर पर गुरु नानक के कौन सा पर्व मनाया जाता है? गुरु पर्व मनाया जाता है। अगला है होला मोहल्ला उत्सव। जो होला मोहल्ला उत्सव है इसे होला के नाम से भी जाना जाता है। यह 3 दिवसीय उत्सव है और इसे गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा शुरू किया गया था। और एसएससी एमटीएस में पूछा गया था कि जो होला मोहल्ला उत्सव है वो किस धर्म से संबंधित है, तो सही जवाब क्या होगा? सिख धर्म से। यानी होला मोहल्ला उत्सव जो है यह सिख धर्म से संबंध रखता है। नेक्स्ट है बैसाखी उत्सव। जो बैसाखी उत्सव है ये सर्दियों की फसल का त्यौहार है, जो कि फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है। साथ ही साथ ये पंजाबी नववर्ष का भी प्रतीक है, जो कि पंजाब के साथ साथ हरियाणा का भी महत्वपूर्ण पर्व है। और याद रखिएगा कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार यह हर वर्ष 13 अप्रैल को मनाया जाता है, लेकिन 36 साल में एक बार ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। बैसाखी त्यौहार जो है ये खालसा पंथ के जन्म का प्रतीक है, जिसकी शुरुआत 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा की गई थी। तो इतनी चीज़ आपको बैसाखी के बारे में याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं राजस्थान के महत्वपूर्ण उत्सव की, जिसमें पहला है गणगौर उत्सव। यह उत्सव चैत माह के पहले दिन से 16वें दिन तक देवी गौरी यानी माता पार्वती के सम्मान में मनाया जाता है। यह राजस्थान के साथ साथ गुजरात के भी कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। और याद रखिएगा कि जयपुर का जो गणगौर उत्सव है विश्व प्रसिद्ध है और इस उत्सव में घेवर नामक मीठा व्यंजन बनता है। ठीक है, तो याद रखिएगा घेवर नामक मीठा व्यंजन किस उत्सव में बनता है? गणगौर उत्सव में। और किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो देवी गौरी यानी पार्वती माता के सम्मान में मनाया जाता है। फिर अगला है मोमासर उत्सव। जो मोमासर उत्सव है इसकी नींव 2011 में विनोद जोशी ने रखी थी। मोमासर गांव राजस्थान के शेखावटी में स्थित है। तो याद रखिएगा कि ये कहाँ से संबंधित है? राजस्थान से संबंधित है। फिर अगला है पुष्कर मेला। जो पुष्कर मेला है यह एक पशु मेला है, मुख्य रूप से ऊँटों के लिए प्रसिद्ध है और यह राजस्थान के अजमेर जिले के पुष्कर में आयोजित किया जाता है। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रतियोगिताओं में मटका वष्ट, सबसे लंबी मूंछ प्रतियोगिता, दुल्हन प्रतियोगिता और ऊंट दौड़ जैसे अन्य सभी प्रतियोगिताएं शामिल हैं। और याद रखिएगा कि यह कार्तिक माह की पूर्णिमा में आयोजित किया जाता है। फिर अगला है बूंदी उत्सव। जो बूंदी उत्सव है इस उत्सव में बूंदी की परंपरा व संस्कृति को दर्शाने वाली प्रदर्शनी लगाई जाती है और इसे मुख्य रूप से कार्तिक महीने में आयोजित किया जाता है। तो बूंदी उत्सव के बारे में आपको केवल इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। फिर अगला है चंद्रभागा उत्सव। जो चंद्रभागा उत्सव है यह भी एक पशु मेला है और इसका जो आयोजन है वो कार्तिक माह के अंतिम दिन किया जाता है। यह मेला राजस्थान के झालावाड़ में चंद्रभागा नदी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो चंद्रभागा जो उत्सव है चंद्रभागा नदी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? तो यह राजस्थान के झालावाड़ जिले में किया जाता है। फिर अगला है मत्स्य मेला। जो मत्स्य मेला है ये उत्सव राजस्थान के अलवर जिले में आयोजित किया जाता है और यह एक वार्षिक उत्सव है जिसे नवंबर महीने में आयोजित किया जाता है। मतलब वर्ष में एक ही बार आयोजित होता है और कब होता है? नवंबर महीने में। और कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो अलवर जिले में। फिर इसके बाद अगला उत्सव है कोलायत मेला। जो कोलायत मेला है ये कोलायत नदी के किनारे इसका आयोजन किया जाता है। और कहाँ पर किया जाता है? तो राजस्थान के बीकानेर में किया जाता है। मेले का जो नाम है वो महान संत कपिल मुनि के नाम पर रखा गया है। इस कारण से इस मेले को कपिल मुनि मेला भी कहते हैं।
और याद रखिएगा कि इसका जो आयोजन है कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया जाता है तथा इसमें एक बड़े मवेशी मेले का भी आयोजन किया जाता है। मतलब इस मेले के अंदर एक मवेशी मेले मतलब पशुओं के मेले का आयोजन भी किया जाता है। फिर अगला है मरु उत्सव। जो मरु उत्सव है ये जैसलमेर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक उत्सव है। सम टिब्बा के थार रेगिस्तान के खूबसूरत टीलों के बीच इस त्यौहार को मनाया जाता है और याद रखिएगा कि इसे रेगिस्तान उत्सव भी कहते हैं और यह 4 दिवसीय उत्सव है। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि जो मरु उत्सव है ये कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो सही जवाब क्या होगा 4 दिनों तक। बाकी मैंने आपको कौन सा उत्सव कितने दिन मनाया जाता है और कौन सा उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है इसको भी ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिया है। तो अगर आपने अभी तक उन दोनों वीडियो को नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी, आप वहां से उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद अगला उत्सव है वाणेश्वर महोत्सव। जो वाणेश्वर महोत्सव है ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले में मनाया जाता है और याद रखिएगा कि यह माही और सोम नदी के संगम में स्थित जो डेल्टा है वाणेश्वर के नाम से जाना जाता है वहीं पर मनाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण मेले व महोत्सव थे जिनको देखा। मुख्य रूप से आपको याद रखना है कौन सा, गणगौर, वाणेश्वर और मरु उत्सव। ठीक है, तो इनके बारे में आपको सभी चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सिक्किम के महत्वपूर्ण त्योहारों की, जिसमें पहला है लोसांग या फिर लोसूंग उत्सव। यह उत्सव भूटिया जनजाति का सिक्किमी नववर्ष है। मतलब ये भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है और यह सिक्किमी नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है। इसे प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में मनाया जाता है और याद रखिएगा कि यह त्यौहार सिक्किम के फोडोंग और रूमटेक मठों में आयोजित किया जाता है। मुख्य रूप से आपको केवल ये याद रखना है कि यह भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। फिर अगला है सोनम ल्योछार उत्सव और यह जो उत्सव है इसे तमांग समुदाय द्वारा मनाया जाता है और यह त्यौहार तिब्बती नववर्ष के शुरुआत का प्रतीक है और याद रखिएगा कि इसे नेपाल, भूटान और तिब्बत के क्षेत्र में भी मनाया जाता है। मतलब सिक्किम के अलावा नेपाल, भूटान और तिब्बत में भी इसको आयोजित किया जाता है। इसके बाद अगला है लोसार या फिर लोसर उत्सव। तो इसके बारे में आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें याद रखनी है क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है लोगों को इससे संबंधित। तो याद रखिएगा कि जो लोसार या फिर लोसर उत्सव है इसे सिक्किम में नववर्ष त्यौहार के रूप में जाना जाता है। इसे तिब्बत, भूटान, नेपाल सहित हिमालय क्षेत्र के अन्य हिस्सों में भी मनाया जाता है। साथ ही साथ लद्दाखी और मोनपा द्वारा भी इस त्यौहार को मनाया जाता है। मतलब जो मोनपा जनजाति है अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है उनके द्वारा भी इस त्यौहार को मनाया जाता है और लद्दाखी मतलब लद्दाख से भी संबंधित है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये त्यौहार जो है ये लद्दाख, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तिब्बत, भूटान, नेपाल सहित हिमालय के अन्य क्षेत्र में जो बसे हुए क्षेत्र हैं वहाँ पर भी इस उत्सव को मनाया जाता है। और याद रखिएगा कि ये त्यौहार जो है मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है और यह 15 दिवसीय उत्सव है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये उत्सव सिक्किम में भी मनाया जाता है और कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में भी मनाया जाता है। अच्छा, अगर ऑप्शन में सभी हो मतलब सिक्किम भी हो, लद्दाख भी हो, अरुणाचल प्रदेश भी हो तो कौन सा टिक करेंगे? तो सबसे पहला ऑप्शन में आप प्रेफरेंस देंगे लद्दाख को, उसके बाद आप प्रेफरेंस देंगे सिक्किम को, फिर अरुणाचल प्रदेश को। ठीक है, तो फर्स्ट में लद्दाख, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। तो ये चीज़ आपको लोसार या फिर लोसर उत्सव के बारे में याद रखना है। इसके बाद अगला है भूमचू उत्सव। जो भूमचू उत्सव है ये तासी दिंग मठों में मनाया जाने वाला 2 दिवसीय उत्सव है। तो इसके बारे में आपको केवल इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। फिर अगला है साकेवा उत्सव। जो साकेवा उत्सव है इसे सिक्किम की किरात खंभू रामा समुदाय द्वारा मनाया जाता है और साकेवा त्यौहार को भूमि पूजा व चंडी पूजा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला है तमुलचर उत्सव। तो तमुलचर उत्सव के बारे में आपको केवल ये याद रखना है कि यह उत्सव गुरुंग समुदाय द्वारा नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि तमुलचर उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है तो सही जवाब क्या होगा, गुरुंग समुदाय द्वारा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं लद्दाख के महत्वपूर्ण त्योहारों की, जिसमें पहला है लोसर या फिर लोसार उत्सव। तो इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया सिक्किम वाले में कि यह जो है तिब्बत, भूटान, नेपाल सहित हिमालय क्षेत्र के अन्य हिस्सों में मनाया जाता है, जिसमें आपका लद्दाख भी आता है, सिक्किम भी आता है और अरुणाचल प्रदेश भी आता है। और यह त्यौहार जो है मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा मनाया जाता है और यह 15 दिवसीय उत्सव है जिसे दिसंबर माह में आयोजित
किया जाता है, तो कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं हेमिस तसु उत्सव या फिर हेमिस गोम्पा उत्सव। इसको हेमिस गोम्पा के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा कि यह उत्सव जो है ये गुरु पद्म संभव, जिनको गुरु रिनपोछे के नाम से भी जाना जाता है, तो उनकी जयंती के रूप में मनाया जाता है। और यह लद्दाख में मनाया जाने वाला एक मठवासी त्यौहार है। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो गोम्पा शब्द लिखा हुआ है ना, तो गोम्पा एक हिमालयी प्रसिद्ध बौद्ध मठ है, ठीक है, जिस कारण से इसको हेमिस गोम्पा भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा सिंपल सा कि ये हिमालयी प्रसिद्ध बौद्ध मठ है जहाँ आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। तो इसके बारे में आपको केवल इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद अगला है सिंधु दर्शन उत्सव। जो सिंधु दर्शन उत्सव है इसे सिंधु नदी के तट में लेह से 8 किलोमीटर दूर मनाया जाता है। इसे सिंधे कबाब महोत्सव के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखिएगा सिंधे कबाब महोत्सव किसे कहते हैं? सिंधु दर्शन उत्सव को कहते हैं। अच्छा, आप कमेंट करके बताइएगा कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। इसके बाद अगला है कोरजोक गुस्टोर उत्सव। यह बौद्धों के प्रमुख पारंपरिक त्योहारों में से एक है जो लद्दाख के कोरजोक गांव में स्थित कोरजोक मठ में मनाया जाता है। फिर अगला है दो समोचे उत्सव। ये त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है और इसका जो आयोजन है वो लद्दाख की राजधानी लेह में किया जाता है और ये 2 दिवसीय त्यौहार है। और याद रखिएगा कि इसे बलि का बकरा त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है कि यह 2 दिवसीय उत्सव है। फिर लद्दाख का लास्ट महत्वपूर्ण उत्सव है टकटोक उत्सव। एग्जाम में पूछा गया था कि जो टकटोक उत्सव है वो कहाँ से संबंधित है, तो सही जवाब क्या है? लद्दाख। तो जो टकटोक उत्सव है यह लद्दाख के टकटोक गांव में मनाया जाता है और यह एक बौद्ध त्यौहार है, मतलब बौद्ध धर्म के जो लोग हैं वह इस उत्सव को मनाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने लद्दाख के भी महत्वपूर्ण उत्सव को देखा। अब हम लोग बात कर लेते हैं तमिलनाडु के महत्वपूर्ण त्यौहार या फिर उत्सव की, जिसमें पहला है पोंगल। तो जो पोंगल है ये 4 दिवसीय त्यौहार है। इसमें जो पहला दिन होता है उसको बोलते हैं भोगी पोंगल, दूसरे दिन को बोलते हैं थाई पोंगल, तीसरे दिन को मट्टू पोंगल और चौथे दिन को बोलते हैं कन्नुम पोंगल। तो ये पोंगल के नाम है, 4 दिन को 4 नामों से बांटा गया है। याद रखिएगा कि यह त्यौहार मकर संक्रांति से मेल खाता है और यह सूर्य देवता को समर्पित है। यहाँ पर जो पोंगल शब्द लिखा हुआ है ना, तो पोंगल का अर्थ होता है उबालना, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जल्लीकट्टू उत्सव की। जो जल्लीकट्टू उत्सव है ये लोकप्रिय पारंपरिक बैल टीमिंग स्पोर्ट है, मतलब बैल को नियंत्रित करने का एक त्यौहार है जो तमिलनाडु में पोंगल त्यौहार के दौरान खेला जाता है। आपको पता ही होगा कि एक टाइम में कर्नाटक का कंबाला और तमिलनाडु के जल्लीकट्टू जो त्यौहार है इनको क्या किया गया था कि ये सोचा जाता था कि ये क्या है, पशुओं के ऊपर क्रूरता की जाती है। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन बाद में फिर इन खेलों को जीवित रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नया संशोधन किया गया और फिर खेलों को शुरू कर दिया गया, ठीक है। इसके बाद अगला है पुथांडु त्यौहार। जो पुथांडु त्यौहार है इसे तमिलनाडु में नववर्ष के दौरान मनाया जाता है। ये पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है कि पुथांडु किस राज्य से संबंधित है, तो सही जवाब क्या होगा? तमिलनाडु। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चित्रार्थी या फिर चिथिराई उत्सव की। यह 10 दिन तक तमिलनाडु के सभी मंदिरों में मनाया जाने वाला त्यौहार है और हर दिन क्या करते हैं कि इसमें उरछाउर या जुलूस देवी को प्रमुख वाहनों जैसे घोड़ा, बैल, हंस, शेर, सूरज, चंद आदि में ले जाया जाता है। तो ये चीज़ आपको इसके बारे में याद रखना है। मुख्य रूप से आपको ये याद रखना है कि यह 10 दिन का उत्सव है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं तेलंगाना के महत्वपूर्ण उत्सव की, जिसमें पहला है बोनालू उत्सव। यह उत्सव 2 शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद तथा तेलंगाना के अन्य हिस्सों में मनाया जाने वाला तेलंगाना का वार्षिक उत्सव है। मुख्य रूप से इसको हैदराबाद और सिकंदराबाद में मनाया जाता है। यह जुलाई अगस्त यानी आषाढ़ मास में मनाया जाता है और इसका जो प्रमुख केंद्र है वो है देवी महाकाली, मतलब जो बोनालू उत्सव है ये देवी महाकाली से संबंधित है, ठीक है। फिर अगला है बथुकम्मा उत्सव। ये तेलंगाना का एक पुष्प उत्सव है जिसका अर्थ है देवी माँ जीवित आहो, ठीक है, और यह 9 दिवसीय उत्सव है। एग्जाम में पूछा गया था कि बथुकम्मा का अर्थ क्या होता है, तो सही जवाब क्या होगा? देवी माँ जीवित आहो, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये 2 से 3 बार प्रश्न पूछा गया है।
इसके बाद अगला है अलाई बलाई उत्सव। जो अलाई बलाई उत्सव है यह एक वार्षिक उत्सव है और यह भारत के तेलंगाना राज्य का प्रमुख उत्सव है जिसे नवरात्रि और दशहरा के दौरान मनाया जाता है। फिर अगला है मेधराम जगन्नाथ उत्सव। मेधराम जगन्नाथ 2022 बहुत ज़्यादा फेमस है। याद रखिएगा कि यह कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा उत्सव है जो कि कोया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसे समक्का सरलम्मा यात्रा भी कहते हैं और इस उत्सव को 1996 में राज्य महोत्सव घोषित किया गया था। और मुख्य रूप से इस उत्सव को अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने दिन मनाया जाता है तो सही जवाब होगा 4 दिन। यानी जो मेधराम जगन्नाथ उत्सव है इसको 4 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। फिर अगला है नगोब जतारा उत्सव। ये तेलंगाना के आदिलाबाद में आयोजित किया जाता है और यह उत्सव जो है ये गोंड जनजाति के मेसाराम कबीले द्वारा मनाया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा त्यौहार है। ठीक है। इसके बाद अगला है बोडेम्मा त्यौहार। और जो बोडेम्मा त्यौहार है यह वर्षा ऋतु के अंत का प्रतीक है और याद रखिएगा कि यह 7 दिवसीय उत्सव है। ठीक है। एग्जाम में पूछा गया था कि जो बोडेम्मा त्यौहार है ये कितने दिनों तक मनाया जाता है, तो सही जवाब क्या होगा 7 दिनों तक। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं त्रिपुरा के महत्वपूर्ण उत्सव की, जिसमें पहला है खर्ची पूजा उत्सव। इस पूजा में त्रिपुरी लोगों के राजवंश देवता जिनका नाम है चतुर्दास, तो चतुर्दास देवता की पूजा शामिल है। यह 14 देवताओं की पूजा है जो जुलाई माह में की जाती है और यह समारोह जो है ये 7 दिनों तक चलता है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि त्रिपुरी लोगों द्वारा 14 देवताओं की पूजा की जाती है तो वह कौन सी पूजा है, तो सही जवाब क्या होगा खर्ची पूजा। इसके बाद अगला है बिजू उत्सव। यह चकमा जनजाति का महत्वपूर्ण उत्सव है और याद रखिएगा कि यह बिहू से मिलता जुलता पर्व है जो कि 13 या फिर 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके बाद अगला है होजागिरी उत्सव। जो होजागिरी उत्सव है ये रिंग समुदाय का महत्वपूर्ण उत्सव है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि होजागिरी उत्सव किस समुदाय से संबंधित है, तो सही जवाब क्या होगा रिंग समुदाय से। यह उत्सव जो है देवी मेलुमा, मेलुमा मतलब माता लक्ष्मी की बात हो रही है, तो यह उत्सव देवी मेलुमा की पूजा से संबंध रखता है। फिर अगला है केर पूजा उत्सव। तो जो केर पूजा उत्सव है यह पारंपरिक आदिवासी त्यौहार है जो त्रिपुरा में मनाया जाता है। केर का अर्थ अंग्रेजी में होता है ऑस्टेरिटी। ऑस्टेरिटी मतलब तपस्या। तो याद रखिएगा कि त्रिपुरी लोगों द्वारा की गई अब तक की सबसे सख्त पूजा है, मतलब कि पूरी धरती में जो सबसे सख्त पूजा होती है वो होती है केर पूजा। ठीक है। साथ ही याद रखिएगा कि खम्पुई और उनाकोटी जो हैं ये भी त्रिपुरा के महत्वपूर्ण उत्सव हैं। ठीक है। तो त्रिपुरा के बारे में आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद अगला है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मेले में से एक है कुंभ मेला। आपको पता है जो कुंभ मेला है ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है और किस नदी के किनारे लगता है, तो गंगा नदी यानी संगम में लगता है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि भारत में जो कुंभ मेला है वो 4 स्थानों में लगता है। पहला तो मैंने आपको बता दिया कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के किनारे, दूसरा उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के किनारे, तीसरा नासिक में जो कि महाराष्ट्र में है गोदावरी नदी के किनारे, और चौथा हरिद्वार में जो कि उत्तराखंड में है वो भी गंगा नदी के किनारे लगता है। आपको पता होगा जो महाकुंभ मेला है वो हर 144 वर्ष में लगता है, यानी जो हाल ही का महाकुंभ मेला था वो 2001 में आयोजित किया गया था। और नॉर्मली जो कुंभ मेला है वो एक ही स्थान में हर 12 वर्ष में लगता है। ठीक है। और याद रखिएगा कि यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल होने वाला 14वीं भारतीय अमूर्त धरोहर भी यह मेला रहा है। साथ ही प्रयागराज में आयोजित कुंभ मेला जो है विश्व का सबसे बड़ा मेला भी है। फिर अगला है कजली महोत्सव। जो कजली महोत्सव है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में उत्तर प्रदेश पर्यटन द्वारा आयोजित किया जाता है। साथ ही याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश पर्यटक विभाग द्वारा 4 और महत्वपूर्ण फेस्टिवल आयोजित किए जाते हैं। एक है शॉपिंग फेस्टिवल जिसका आयोजन नोएडा में किया जाता है, गंगा महोत्सव का आयोजन वाराणसी में किया जाता है, आयुर्वेद महोत्सव का आयोजन झांसी में और ताज महोत्सव का आयोजन आगरा में किया जाता है। तो इनको भी आप याद रखिएगा। फिर अगला है कालिंजर मेला। तो इसके बारे में आपको केवल यही याद रखना है कि ये उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण मेला है। कालिंजर किला है आपको पता है, तो वहाँ पर ये मेला लगता है। फिर अगला है नौचंडी मेला। जो नौचंडी मेला है इसका आयोजन उत्तर प्रदेश के मेरठ में किया जाता है।
इस मेले के नाम पर नौचंडी एक्सप्रेस ट्रेन का नाम भी रखा गया है, जो कि मेरठ से लखनऊ चलती है। और इसके अंतर्गत जो भक्त हैं वो नौचंडी देवी की पूजा अर्चना करते हैं और संत सैयद सलार को श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं। तो नौचंडी मेला के बारे में आपको इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। इसके बाद अगला है बटेश्वर मेला। बटेश्वर मेला, जिसको बटेश्वर पशु मेला भी कहते हैं, तो यह मेला आगरा में आयोजित किया जाता है। इसे मुख्य रूप से ऊँटों का मेला या फिर पशु मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि मुख्य रूप से इसको ऊँटों का मेला भी कहते हैं। और कहाँ पर आयोजित किया जाता है? तो आगरा में आयोजित किया जाता है। फिर अगला है शाकंभरी देवी मेला। तो याद रखिएगा कि इसे उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। एक बार नवरात्रि और दूसरी बार होली के दिनों में आयोजित किया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है कि जो शाकंभरी देवी मेला है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आयोजित किया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं उत्तराखंड के महत्वपूर्ण उत्सव व मेलों की, जिसमें पहला है फूलदेई उत्सव। जो फूलदेई उत्सव है ये उत्तराखंड के फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है। यह चैत्र माह के पहले दिन मनाया जाता है। और याद रखिएगा कि यह त्यौहार फूलों और बसंत ऋतु के बारे में है। और देई का जो अर्थ होता है वो होता है हलवा या फिर खीर से, जो कि गुड़ से बनाया जाता है। और याद रखिएगा कि यह उत्सव का मुख्य भोज्य पदार्थ भी है। ठीक है, जो हलवा या फिर खीर है जो कि गुड़ से बनाया जाता है, तो वह फूलदेई उत्सव का महत्वपूर्ण भोज्य पदार्थ है। फिर अगला है हरेला उत्सव। जो हरेला उत्सव है यह उत्तराखंड में हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण के संरक्षण के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इसे श्रावण मास में मनाया जाता है। और याद रखिएगा कि यह मुख्य रूप से वृक्षारोपण से संबंधित है। फिर अगला है अंदूरी उत्सव। जो अंदूरी उत्सव है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में उस भूमि के लिए भगवान को धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है जिस भूमि में पूजा की जाती है। इसे भादो संक्रांति पर आयोजित किया जाता है। और याद रखिएगा कि इसे बटर उत्सव या फिर बटर होली के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही उत्तराखंड का एक और महत्वपूर्ण उत्सव है वो है घी संक्रांति। जो घी संक्रांति है इसे ओलगिया त्यौहार के रूप में भी जाना जाता है। और याद रखिएगा कि इसे भादों के पहले दिन यानी अगस्त माह में मनाया जाता है। तो इस तरीके से उत्तराखंड के जो महत्वपूर्ण उत्सव थे उनके बारे में मैंने आपको बताया। साथ ही मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जो हरेला उत्सव था ना, तो हरेला से संबंधित एक और उत्सव है हरेली उत्सव। तो हरेला उत्तराखंड का और जो हरेली है वो है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा कि हरेली और हरेला एक ही हैं। हरेला उत्सव उत्तराखंड में मनाया जाता है और हरेली उत्सव छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल के उत्सव की, जिसमें पहला है पोयला उत्सव या फिर पोहेला बैसाखी उत्सव। जो पोहेला बैसाखी उत्सव है ये बंगाली नववर्ष है जो 14 अप्रैल को बांग्लादेश में और 15 अप्रैल को भारतीय राज्य मतलब पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, झारखंड, असम में मनाया जाता है। और याद रखिएगा क्योंकि यह बंगाली नववर्ष है इस कारण से इसका अभिवादन है शुभो नवो वर्षो। ठीक है। इसके बाद अगला है दुर्गा पूजा। यह त्यौहार महिषासुर पर देवी दुर्गा की विजय के जश्न के लिए मनाया जाता है। और याद रखिएगा कि यह त्यौहार हर वर्ष सितंबर अक्टूबर महीने में मनाया जाता है। ठीक है, मतलब कि ये किससे संबंधित है? देवी दुर्गा से संबंधित है। फिर अगला है डोल या फिर डोल यात्रा उत्सव। इसके बारे में याद रखिएगा कि यह उत्सव रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा शुरू किया गया था और यह होली की तरह रंगों का त्यौहार है। यह बंगाली वर्ष का अंतिम त्यौहार है जिसकी शुरुआत भगवान कृष्ण की पूजा से की जाती है। फिर अगला है गंगा सागर मेला। तो इसके बारे में आपको केवल ये याद रखना है कि यह एक धार्मिक त्यौहार है जो भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के सागर द्वीप पर मनाया जाता है। गंगा सागर जो है वहाँ पर यह मनाया जाता है। साथ ही पश्चिम बंगाल का एक और महत्वपूर्ण त्यौहार है जो है तीस्ता चाय उत्सव। तो इसके बारे में आप ये याद रखिएगा कि जो तीस्ता चाय उत्सव है ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में मनाया जाता है। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल के ये सभी महत्वपूर्ण त्यौहार व उत्सव हैं, तो इनके बारे में ये चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अंडमान निकोबार के महत्वपूर्ण उत्सव की, जिसमें पहला है ओसुअरी पर्व। तो यह मुख्य रूप से निकोबार द्वीप समूह में मनाया जाता है और इस पर्व के दौरान निकोबार द्वीप समूह की जनजातियां परिवार के मुखिया की दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही साथ याद रखिएगा कि इसी के दौरान देसी वृत्त नृत्य भी किया जाता है।
फिर अगला है मानसून महोत्सव। इसका आयोजन जून जुलाई में पर्यटन विभाग द्वारा किया जाता है और यह महोत्सव अंडमान निकोबार की संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। साथ ही अंडमान निकोबार का एक और महत्वपूर्ण त्यौहार है जो है समुद्र तट उत्सव, और इसके बारे में आपको केवल ये याद रखना है कि यह उत्सव अंडमान निकोबार में बसंत का मुख्य आकर्षक है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं चंडीगढ़ के महत्वपूर्ण त्यौहार की। तो चंडीगढ़ के महत्वपूर्ण त्योहारों में से पहला है रोज उत्सव। यह उत्सव जाकिर हुसैन गार्डन, जो रोज गार्डन है, वहाँ पर प्रतिवर्ष फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च की शुरुआत में आयोजित किया जाता है। और याद रखिएगा कि यह 3 दिवसीय महत्वपूर्ण उत्सव है। फिर अगला है कैक्टस उत्सव। यह मार्च महीने में पंचकुला के कैक्टस गार्डन में मनाया जाता है। और चंडीगढ़ का एक और महत्वपूर्ण उत्सव है जो है गुलदाउ दीसो उत्सव। याद रखिएगा कि यह दिसंबर में सेक्टर 33 के टेरेस गार्डन में मनाया जाता है और यह 100 टेरेस फ्लावर गार्डन को गुलदाउसी के बहुरंग दीवारों से दीवार कालीन में बदल देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको चंडीगढ़ के महत्वपूर्ण उत्सव व त्योहारों के बारे में याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं जम्मू कश्मीर के महत्वपूर्ण उत्सव व त्योहार की, जिसमें पहला है ट्यूलिप महोत्सव। यह श्रीनगर में आयोजित एक वार्षिक उत्सव है और आमतौर पर यह बसंत ऋतु के दौरान श्रीनगर में ट्यूलिप उद्यान के पूरी तरह खिलने के बाद मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है उसका नाम है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो कि स्थित है श्रीनगर में। ठीक है, तो एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था एसएससी CHSL में 2021 में और NTPC 2016 में। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं शिकारा उत्सव की। तो शिकारा क्या होता है? जम्मू कश्मीर की झीलों में पाई जाने वाली लकड़ी की नावों को शिकारा कहते हैं। इस उत्सव में मुख्य रूप से शिकारा दौड़ होती है और यह उत्सव जो है इसकी शुरुआत 2016 में की गई थी। फिर अगला है खीर भवानी उत्सव। ये कश्मीरी पंडितों का सबसे बड़ा धार्मिक उत्सवों में से एक है और याद रखिएगा कि यह प्रसिद्ध उत्सव जो है ये राग्याना देवी मंदिर में मनाया जाता है। फिर जम्मू कश्मीर का एक और महत्वपूर्ण उत्सव है वो है नवरेह त्यौहार, और यह त्यौहार के बारे में आपको केवल ये याद रखना है कि ये देवी सारिका को समर्पित है। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश के महत्वपूर्ण उत्सव की, जिनमें पहला है फ्लेमिंगो उत्सव। यह आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के सलरूपेटा में मनाया जाता है। इस कार्यक्रम में नौका दौड़ और प्रदर्शनी जैसे कई कार्यक्रम शामिल हैं। और याद रखिएगा फ्लेमिंगो, जिनको राजहंस पक्षी भी बोलते हैं, तो हर वर्ष पुलिकट झील में आते हैं, जो कि इसके मुख्य आकर्षण का केंद्र है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि राजहंस उत्सव कहाँ मनाया जाता है तो सही जवाब क्या होगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर अगला है विशाखा उत्सव या फिर विशाख उत्सव। ये हर साल दिसंबर महीने में आयोजित किया जाता है और यह 3 दिवसीय उत्सव है जिसे आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मनाया जाता है। फिर अगला है एलम्मा जतारा या फिर देवी मेला। इसको मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, और क्यों मनाया जाता है तो इसको एलम्मा या फिर रेणुका देवी के सम्मान में आयोजित किया जाता है। एलम्मा देवी कौन थी? तो वो थी ऋषि जमदाग्नि की पत्नी। ठीक है, तो याद रखिएगा एलम्मा कौन थी? वो ऋषि जमदाग्नि की पत्नी थी। और यह मेला जो है अक्टूबर से फरवरी के बीच में 5 बार विभिन्न आयोजनों में यानी विभिन्न अवसरों में आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा कि ये 5 बार वर्ष में मनाया जाता है। फिर अगला है अल्लाह तद्दी त्यौहार। तो इसके बारे में आप केवल ये याद रखिएगा कि ये आंध्र प्रदेश संबंधित है। साथ ही याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में मकर संक्रांति को पेद्दा पाडुंगा के रूप में भी जाना जाता है। फिर अगला है डेक्कन उत्सव। तो डेक्कन उत्सव के बारे में भी आपको केवल ये याद रखना है कि ये आंध्र प्रदेश का महत्वपूर्ण उत्सव है और यह 5 दिवसीय उत्सव, मतलब ये 5 दिन मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण त्यौहार की, जिसमें पहला है सोलुंग उत्सव। जो सोलुंग उत्सव है ये अरुणाचल प्रदेश की आदि जनजाति समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। और याद रखिएगा कि ये प्रत्येक वर्ष सितंबर की शुरुआत में मनाया जाने वाला एक कृषि उत्सव है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको केवल इतनी ही चीज़ें याद रखनी है। फिर अगला है बुरी बूट यूलो उत्सव, और इसके बारे में आपको केवल ये याद रखना है कि यह नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाने वाला एक प्रमुख उत्सव है। फिर अगले उत्सव की बात करते हैं तो अगला है ड्री महोत्सव। यह महोत्सव अपातानी जनजाति द्वारा मनाया जाता है और इसे धान की रोपाई के बाद 5 जुलाई को मनाते हैं। मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश के 0 जिले में इसको मनाया जाता है और याद रखिएगा कि यह एक 3 दिवसीय उत्सव है। इसके बाद अगला है रेह उत्सव। जो रेह उत्सव है इसे हिंदू मिसमिस द्वारा 1 फरवरी को मनाया जाता है और याद रखिएगा कि इसमें बलि देने की परंपरा भी शामिल है।
फिर अगला है लोंगटे उत्सव। जो लोंगटे उत्सव है ये नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश में अन्य त्योहारों के विपरीत यह एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें जानवरों की हत्या पर रोक लगाया जाता है। ठीक है, मतलब मनाया तो नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है, लेकिन अरुणाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा त्यौहार है जिसमें जानवरों की हत्या पर रोक लगाया जाता है। फिर अगला उत्सव है अरुणाचल प्रदेश का, वो है मोपिन उत्सव। जो मोपिन उत्सव है ये गालो जनजाति द्वारा प्रत्येक वर्ष अप्रैल में मनाया जाता है। और याद रखिएगा कि ये बुरी आत्माओं को भगाने का प्रमुख त्यौहार है। फिर बात कर लेते हैं लोसर उत्सव की। तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि लोसर उत्सव जो है ये मोनपा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और कहाँ कहाँ मनाया जाता है ये भी मैंने आपको बताया, तो आप कमेंट करके बता दीजिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं सांगकेन उत्सव की। जो सांगकेन उत्सव है ये अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले की खामटिस जनजाति, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है, उसके द्वारा मनाया जाता है। और यह 3 दिवसीय पर्व है। और इस पर्व में भगवान बुद्ध की मूर्तियों को स्नान कराने का समारोह शामिल है। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं लोकू उत्सव की। तो लोकू उत्सव के बारे में आपको केवल ये याद रखना है कि यह तिरप जिले में नोक्टो जनजाति द्वारा मनाया जाता है और यह एक कृषि उत्सव है। साथ ही न्योकुम उत्सव जो है ये भी नीसी जनजाति द्वारा मनाया जाता है और यह 2 दिवसीय उत्सव है। एक उत्सव है तमलाडू या फिर तमलादू उत्सव। वैसे तो ये नाम से मैच होता है तमलाडू यानी तमिलनाडु, लेकिन ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश में। और किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है, तो सही जवाब है मिसमी जनजाति द्वारा। और एक और अरुणाचल प्रदेश का महत्वपूर्ण उत्सव है जो है तोरंगिया उत्सव, और ये मनाया जाता है मोनपा जनजाति द्वारा। तो अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो सभी चीज़ें आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश के भी कुछ महत्वपूर्ण उत्सवों को देखा। तो अपना पार्ट 1 यहीं पर कंप्लीट होता है। इसके बाद जो और राज्य बचे हुए हैं उनको मैं आपको पार्ट 2 में करवा दूंगा। तो अगर आपको वीडियो जल्दी चाहिए तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।